जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, फेयर मार्केट रेंट। 2025-26 का जो बजट है उसमें इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और अगर ये बजट अप्रूव हो जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट यकम जुलाई से अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 15 है जो कि अप्लाई होता है आपका प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर, जिसमें रेंटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जितनी इनकम आप अर्न करते हैं उस पे आप एनुअल टैक्स जमा करवाते हैं एफबीआर को। इससे पहले 2022 में एफबीआर ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया था, सेक्शन 7E। ये बेसिकली उन प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया था जो ना ही रेंटल इनकम अर्न कर रही हैं, ना ही बिजनेस इनकम अर्न कर रही हैं, आइडल पड़ी हुई हैं, और उस पे एक कैपिटल टैक्स एफबीआर ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल थी। इसमें सबसे पहली एग्जेम्पशन उस प्रॉपर्टी को मिलती है जो आपके अपने यूज में है, आपके अपने ऑनरशिप में है, तो उसको आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं ड्यू टू द रीजन कि वो आपके अपनी ऑनरशिप में है या आपने उसको अपने इस्तेमाल में रखा हुआ। अगर आपने इस्तेमाल में नहीं भी रखा हुआ और उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो फिर आपको उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, आप उसको एग्जाम ट्रीट करवा सकते हैं। सेकंड एग्जामेशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर है कि अगर आपने उस पे कोई बिजनेस इनकम आप अर्न कर रहे हैं और उस पे अर्न होने वाली इनकम पे आप टैक्स भी जमा करवा रहे हैं, सब तमाम एसेट्स और सारी जो डिक्लेरेशन है वो आप अपने रिटर्न में करें, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। थर्ड कैटेगरी में वो प्रॉपर्टी शामिल है जिससे आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं और उस पे आपने जो टैक्स बनता है वो आपने जमा करवाया हुआ और उस इनकम को आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके अलावा और तीन चार क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर एफबीआर ने एग्जेम्पशन डिफाइन की हुई है, जिसके अंदर हम मल्टीपल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो 7E का सेक्शन का जो लेक्चर है वो मैंने उसका राइट कॉर्नर पे यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया, आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2022 में जब ये टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया तो लोगों ने ये जो टैक्स है स्टार्ट में पे करना शुरू किया। उसके बाद काफी इसके ऊपर एक लिटिगेशन मामला गए, और अभी जो करंट इसका स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पेंडिंग है और कोई भी अभी इस टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि इस पे कोर्ट का स्टे है और इसको हम अभी पे नहीं करेंगे। 7E सेक्शन को बेसिकली रिड्यूस करवाने का मकसद ये था कि जो भी आइडल प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है जिसपे आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, उसको एफबीआर टैक्स नेट में लेके आए, उस पर कैपिटल टैक्स 7E का इंट्रोड्यूस करवाए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो एफबीआर रेट के मुताबिक बनती है उसका 1% आप एनुअली जमा करवाएं, अनलेस कि आप उससे कोई इनकम जनरेट करें उसको आप डिक्लेयर करें। अब इस टैक्स से बचने के लिए कई तरीके निकाले गए, जिसमें रेंटल इनकम, अगर आप कोई प्रॉपर्टी आपके पास है और आपने उसको आइडल रखा हुआ है तो आप क्या करते हैं एक्चुअली में, अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 लाख पर मंथ के रेंट पे रेंट आउट की हुई है तो आप दो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। एक आपका एक्चुअल टर्म्स की बेसिस के ऊपर होता है और एक आपका होता है टैक्स रिपोर्टिंग के लिए। टैक्स रिपोर्टिंग में आप ये दिखाते हैं कि आपने प्रॉपर्टी 50,000 पर मंथ के ऊपर रेंट आउट की हुई है और उस इनकम को आप अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं, तो जितना भी टैक्स बनता है वो जमा करवा देते हैं। अब आप यहाँ देखें 2 लाख पर मंथ रेंट है तो पूरे साल का यहाँ पे 2.4 मिलियन 24 लाख रुपए का रेंट बनता है, और यहाँ पे आपका 6 लाख रुपए का रेंट बनेगा। तो दोनों के टैक्स में भी काफी फर्क होगा, तो इस टैक्स की पेमेंट करके आप खुद को इस 1% टैक्स से बचा लेते हैं जो कि इससे कई ज्यादा बन रहा होता है। अब इस गैप को कवर करने के लिए एफबीआर को ये सारे गैप्स पता है कि लोग दो दो एग्रीमेंट चला रहे होते हैं, इस गैप को कवर करने के लिए इस फाइनेंस बिल में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, फेयर मार्केट रेंट, FMR। एक टर्म है फेयर मार्केट वैल्यू की, एक टर्म नई इंट्रोड्यूस करवाई गई फेयर मार्केट रेंट। इसमें एफबीआर ये कह रहा है कि ये टर्म अप्लाई होगी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो प्रॉपर्टीज कमर्शियल जो एरियाज है उनके अंदर रजिस्टर्ड है और किसी बंदे की ऑनरशिप में है, तो उसका फेयर मार्केट रेंट एफबीआर कैलकुलेट करेगा 4% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी 2 लाख पर मंथ के ऊपर दी हुई है, एक्चुअली आप 50,000 पे उसको दिखा रहे हैं, तो एफबीआर कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि आपने एक्चुअली में कितने में उसको रेंट रिसीव कर रहे हैं, मैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उठाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है अराउंड 5 करोड़। 5 करोड़ का अगर हम 4% लें तो ये निकलता है आपका 20 लाख रुपया, 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब है कि मंथली ये 167K का रेंट बनता है, जो कि आपका एक्चुअल जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके आसपास है एज कंपेयर टू जो आप डिक्लेयर कर रहे हो। ये मैंने एग्जांपल ली है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी होगी उसका 4% एफबीआर कहेगा कि मिनिमम ये रेंट है जिसके ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना है। अब अगर आप एफबीआर को ये जस्टिफाई करवाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बेसिक 5 करोड़ है लेकिन मुझे इन वजूहात की वजह से कम रेंट मिल रहा है, उसमें जो एक वैलिड रीजन है वो क्या हो सकती है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी कंस्ट्रक्शन
में कुछ मसले हैं, या उसका जो स्ट्रक्चर जो है पुराना है, ओल्ड बिल्डिंग है, या उस पे कोई लीगल केस चल रहा है जिसकी वजह से आपको कम रेंट के ऊपर उसको रेंट आउट किया हुआ, अदरवाइज कोई पार्टी उस पर रेंट आउट नहीं करना चाहती इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसमें लिटिगेशन का मसला है और उस बंदे की या उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है। तो इन रीजंस को अगर आप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं एफबीआर को, तो ही वो आपको अलाउ करेगा कि आप एक्चुअल रेंट की बेसिस पर टैक्स जमा करवाओ। अदरवाइज आपको यही कहेगा कि मुझे फेयर मार्केट रेंट के ऊपर टैक्स चाहिए, चाहे वो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अब लॉ का पार्ट ये चीज बन जाएगी। तो इसमें सिंपल मार्केट वैल्यू का 4% कैलकुलेट किया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे जो लॉ की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो भी हम एक दफा स्टडी कर लेते हैं, जो फाइनेंस बिल का पार्ट है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेशनल असेंबली से इसको अप्रूव करवा लिया जाएगा, ये कम जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसमें सेक्शन 15 रेंट के ऊपर अप्लाई होता है। इसका एक नई प्रोविजन इसमें ऐड की जा रही है, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट रेंट फॉर द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी शैल बी 4% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू as per provision section 68, provided further that the minimum value of fair market rent mentioned in above proviso shall not apply if an evidence proving otherwise is provided by the taxpayer to the satisfaction of the commissioner। जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे कमिश्नर को कि आपकी जो एक्चुअल टर्म्स हैं वो वैलिड हैं, वो आपके एग्रीमेंट के ऊपर भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप उसको एग्रीमेंट दिखा देंगे मेरे पास एक्चुअली ये देखें 50,000 का एग्रीमेंट हुआ है तो मैं इसी पे अपना टैक्स जमा करवाऊंगा। वो उसको डिनाई कर देगा, वो कहेगा कि आपने जानबूझ के कम वैल्यू पे रेंट का एग्रीमेंट करवाया है, एक्चुअली में इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आपको ऑन लीगल ग्राउंड्स या ऑन एक्चुअल कह सकते हैं कि जो एक फेयर मार्केट टर्म्स होती हैं उसके ऊपर जस्टिफाई करवाना है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेंट कम क्यों है। तो 7E टैक्स के बाद एक नया टैक्स है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर बेस कर रहा है, और इसका जो एक्चुअल अमाउंट जो आप अर्न कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एफबीआर अपनी मर्जी से इनकम कैलकुलेट करेगा और उस पे आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।